अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको एज कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा। एज कैलकुलेटर जिसमें हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, जिसमें कंडीशन वगैरह और बहुत सारी फन करेंगे हम और बहुत सारा सीखेंगे। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम C++ प्रोग्राम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आती उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स वगैरह, वो तो हमें नहीं पता। जितना हमने पढ़ लिया है, कई उस्ताद होते हैं जो हमें असाइनमेंट दे देते हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट बना के लाओ अपने लिए, ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने जिस प्रोग्रामिंग में पढ़ा है, जैसे कि CSID वाले के प्रोजेक्ट बना के लाओ जो आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, इस प्रोग्रामिंग के रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट बना के लाओ। छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, उसमें नंबर्स होते हैं, वो IT वालों यूनिवर्सिटी वालों को अच्छा पता होगा कैसे होता है। तो हम इस वीडियो में ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा ही एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे C++ प्रोग्रामिंग के साथ। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीका बनाऊंगा और बताने के साथ साथ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और एक स्टेप बाय कैसे बताऊंगा कैसे आप एक एज कैलकुलेटर लें। एज कैलकुलेटर बेसिकली चीज़ क्या है? एज कैलकुलेटर एक ऐसा चीज़ है या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, जो भी कह सकते हैं, कि जिससे हम किसी दूसरे की उम्र मालूम कर सकते हैं, यानी कि वो कितने महीने का, कितने साल का और कितने दिन का। ये या आप इसमें ज़्यादा भी करना चाहें, अपना लॉजिक लगाना चाहें, बेसिकली प्रोग्रामिंग होती लॉजिक का नाम है, तो आप जितना लॉजिक लगाएं, जैसे इसमें टाइम डेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी अलग बात है, वो आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डेट, मंथ और ईयर तक ही रहेंगे। तो हमारी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं, dev C++। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया और आप मेरी वीडियो में नए हैं, तो सबसे पहले आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, आप उसके ज़रिए, उस लिंक के ज़रिए जाके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को आपकी इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम C++ प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल हमारी कौन सी होती है? #include iostream, उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस std। अच्छा, यहाँ तक तो सबको पता है भाई, इसके साथ क्या करना है, यानी कि आपको वेरिएबल्स हर चीज़ का पता है ना, बेसिक चीज़ों का पता है। इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ों से मैं आपको बताऊँगा, सिंपल बेसिक चीज़ें। आपको सिर्फ फंक्शन बनाने आते हो, छोटे मोटे, थोड़े ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े। आप अगर नहीं बनाने आते ना, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊँगा फंक्शंस के बारे में, कैसे फंक्शन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। और इसमें अगर आपको इतना पता नहीं, कंडीशंस का नहीं पता, और उसके बाद आपको कुछ और चीज़ों का, वेरिएबल्स का नहीं पता, तो मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है। अगर आपने बिल्कुल C++ प्रोग्रामिंग को छेड़ा नहीं है, तो आपके लिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें होते हैं लॉजिक सारे, आपको लॉजिक लगाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिंपली पढ़ने में तो मुश्किल नहीं होगा, मैं तो आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको ना ज़हन में ना वो बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ना आपको ना थोड़ी सी ना प्रोग्रामिंग की न होनी चाहिए, भाई ये होती क्या है। उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल नए हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। जैसा मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमें इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं बिल्कुल आपको सिर्फ हाउ न बता देता हूँ, सिर्फ रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास डेटा टाइप कौन से होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इंटीजर टाइप के होते हैं, इंटीजर टाइप के हो गए,
उसके बाद डबल सॉरी फ्लोट टाइप के हो गए। उसके बाद कैरेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद डबल हो सकते हैं। डबल के बाद हमारे पास लॉन्ग हो सकते हैं। लॉन्ग हो सकते हैं। एक और टाइप हो सकते हैं, वो होते हैं ज़्यादातर जावा में यूज़ होते हैं। इधर तो ये ज़्यादा सबसे कॉमन यूज़ होने वाले ना ये हैं, ये सारे कॉमन यूज़ होने वाले ना, कॉमन यूज़ होने वाले ये सारे सिर्फ करेक्टर हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं ना वो यही है। इसके अंदर बहुत सी वैल्यूज यूज़ होती हैं। मैं आपको एक चार्ट भेज दूँगा जिसके ऊपर ना सारे ये वाले वेरिएबल्स वगैरह ना सारे लिखे होंगे। आप उधर से ना देख लीजिएगा कौन कौन से क्या क्या कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो हमने दिखाया था ना ये वाले ये मैंने जो लिखे हुए हैं ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब ऐसे वर्ड जो इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। यानी कि मैं इसकी वैल्यू पहली बार तो 1 कर सकता हूँ, फिर 2 भी कर सकता हूँ, फिर 3 4 5 जितनी मैं जो भी करना चाहूँ ना चेंज कर सकता हूँ। यानी कि मैं अगर मैं इसे 3 दे देता हूँ और बाद में मैं इसे कर देता हूँ a+3, फिर ए में 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगा और मैं इसे सी आउट कर दूँ तो a3 + 3 6 हो जाएगा। इसलिए ऐसे वेरिएबल ऐसे चीज़ों को कहते हैं जिसकी हमेशा वैल्यू चेंज होती रहती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंडीशंस पे। कंडीशंस कैसी होती हैं भाई? कंडीशन में हमारे पास इफ़ कंडीशन होती है, इफ़ कंडीशन होती है। उसका स्ट्रक्चर ये होता है, इधर कंडीशन लिखी जाती है और इधर स्टेटमेंट लिखी जाती है। इफ़ एल्स इसके साथ होती है एल्स। अगर इफ़ नहीं चल रही ना, इफ़ कंडीशन यानी कि फॉल्स हो गई है तो एल्स कंडीशन चल जाएगी। एल्स कंडीशन पक्की चलती है। अगर इफ़ नहीं चली ना तो एल्स तो चलेगी। यानी कि इफ़ का मुराद है अगर ये नहीं है ना तो ये तो चला ही दो, इसे आंखें बंद करके चला दो, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद हमारे पास स्विच स्टेटमेंट हो सकती है। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? इधर कंडीशन देनी पड़ती है और इधर इसका स्ट्रक्चर ये होता है केस 1, इधर केस 1 लिख के इधर हम इसकी ना वो लिखते हैं। इधर कोई भी कंडीशन देनी हो, कोई भी चीज़ लिखनी हो, इधर कोई भी इधर कंडीशन दे देते हैं। यानी कि ये नंबर आए तभी ये है। यानी कि अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ ना 1, जो केस 1 में जो भी लिखा है ना वही सी आउट हो जाएगा। केस 2 लिख दूँ, इधर 2 लिख दूँ, केस 2 होगा तो 2 रन हो जाएगा। इसी तरह ना ये वाली कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर इफ़ के साथ ना, इफ़ कंडीशन के साथ अगर यहाँ ना ये भी हो, अगर मुझे चाहिए बहुत सारी मैंने कंडीशन लगानी है तो इसके साथ एक और भी होती है एल्स इफ भी एक कंडीशन होती है जो सिर्फ इफ़ के बहुत करीब होती है और एल्स और इफ़ के दरमियान में होती है। यानी कि अगर ये चली है तो ठीक है, अगर नहीं चली तो ये वाली कंडीशन चेक करो। अगर ये भी नहीं चलती ना फिर ये चले। यानी कि ये भी इसका मतलब भी अगर है और इसका मतलब भी अगर है, अगर देखा जाए तो इसका मतलब भी अगर है, अगर देखा जाए तो अगर ये हुई दूसरी कंडीशन, हमने 2-3 कंडीशन देनी है, यानी कि हमने 2-3 कंडीशन देनी है तो हम एल्स इफ का इस्तेमाल एल्स इफ या ये इसका मतलब यहाँ ये अगर या ये अगर हो ये इफ का मतलब अगर हो ये, एल्स इफ का मतलब यहाँ ये हो सकता है। अगर मैं बहुत सारी कंडीशन दे दूँ, यानी कि इसे मैं कंट्रोल C करूँ और इधर कंट्रोल V, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले ये चेक करो,
ये अगर हो जाए ट्रू तो फिर तो बात ही ठीक है। उसके बाद यहाँ ये चेक कर लो, यहाँ ये चेक कर लो, यहाँ ये चेक कर लो। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो ये तो चला ही दो ना। एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं दी जाती, ये याद रखना है गुड। ये तो बिल्कुल याद रखना है कि एल्स में कभी भी कंडीशंस नहीं दी जाती। इसका मतलब होता है अगर ये चल गई है ना तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं चली ना तो इसमें जो भी कुछ लिखा है ना वो तो कर दो प्रिंट, सीधा साधा बात है। वो तो प्रिंट करनी है ना। कुछ नहीं लिखा वो अलग बात है, लेकिन प्रिंट कर दो। तो अब हम इफ़ कंडीशन, आई एम श्योर दैट कि आपको कंडीशंस के बारे में अच्छे तरह पता चल गया होगा। तो उसके बाद हम जाते हैं लूप्स की तरफ। व्हाट इज़ लूप्स? लूप्स वो लाइन ऑफ कोड होते हैं कि जो हमने, अच्छा लूप्स वो चीज़ें जो अगर हम प्रोग्रामिंग में कुछ एक चीज़ को बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, यानी कि हमने कोई भी चीज़ को किया है, हेलो वर्ड प्रिंट किया है, यानी कि मैंने यहाँ पर यहाँ हेलो वर्ड प्रिंट किया है, हेलो वर्ड को यहाँ में प्रिंट किया। मैं चाहता हूँ इसे मैं एक नहीं 2 बार लिखूँ। चलो मैं 2 बार लिख लेता हूँ, मुझे इतना मसला नहीं आएगा। मैंने 2 बार लिख लिया, मैं कहता हूँ 3 बार लिख लिया। क्या अगर जो मैं कहूँ मैंने इसे 1000 बार लिखना है तो मैं ऐसे ही लिखूँगा? कभी नहीं। ये 1000 बार मैं इसे कंट्रोल भी करता जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। मैं इसे क्या करूँगा कि मैं इसे लूप में एक दे दूँगा। कैसे? एक होती है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होती है? फॉर लूप ऐसी लूप है जिसमें एक तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले करनी होती है ना। ये इसकी मैं बता देता हूँ। पहले इनिशियलाइज, इनिशियलाइज किया जाता है, फिर इसे कंडीशन दी जाती है, और फिर इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंटेशन दी जाती है या डिक्रीमेंटेशन। डिक्रीमेंटेशन दी जाती है, इनमें से कोई एक दी जाती है, और फिर उसके बाद इसकी ब्रैकेट शुरू हो जाती हैं। मैं इसे पकड़ के यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ लूप लगा दी। लूप कैसे लगाई? हमने तो कोई कंडीशन, ये बस लिखना तो लूप लग गई। हमने तो कुछ बताया नहीं कि 2000 बार। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए लिखा हुआ है, ये नहीं लिखते। इस हिसाब को मैं मिटा दूंगा इस तरह से। अब हम इसे इनिशियलाइज, पहले हमने कहा इनिशियलाइज करेंगे, पहले हम इधर इनिशियलाइज कर लेते हैं। कैसे? एक इंटीजर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसे हम कर देंगे आई कर देंगे, उसे कर देंगे 0 से स्टार्ट कर देंगे। फिर हम इस पर कंडीशन लगाएंगे कि मैंने कहा 1000 बार, ऐसे कहा ना कि 1000 बार मैंने इसे चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, आई इज़ लेस देन 100 या 1000 कर लो, 1000 कर लिया। फिर मैंने कहा है कि 1000 बार उसने क्या कहा कि भाई आई इक्वल्स टू 0 है और आई इज़ लेस देन 1000 है। ये तो कंडीशन ट्रू है। वो क्या करेगा भाई? एक बार प्रिंट करेगा 0 पे और फिर आगे जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? कि हमने आई को बढ़ाया ही नहीं है, हमने आई को छोड़ दिया है। पहले तो ये बात, हमने आई को छोड़ दी है, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, 1000 बार प्रिंट तो होगा ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे कि हम आई को एक ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसे इस तरह लिख सकते हैं, इंक्रीमेंटेशन कहते हैं, इक्वल्स टू आई प्लस 1, या इस तरह इंक्रीमेंटेशन कर सकते हैं। और इसकी एक दूसरी फॉर्म भी है कि हम इसको लिखने की दूसरी फॉर्म है, इस तरह भी कर सकते हैं। इसका और उसका मतलब एक जैसा ही है। और हम इससे बचने के लिए ना, ये भी थोड़ा सा ना लॉजिकल मुश्किल हो जाता है, हम इसे करते हैं कि आई प्लस प्लस कर देते हैं। यानी कि आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई में एक प्लस कर दो, आई में एक प्लस कर दो। वो तीन चीज, इन तीनों का मतलब ना एक ही है भाई। आई यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है। ये एरर क्या बता रहा है कि आई डज नॉट नेम और टाइप। इसका मतलब ये कह रहा है कि आई एक नेम टाइप है ही नहीं। क्यों ये एरर दे रहा है?
क्योंकि हमने ये वाला फंक्शन ना, ये वाला फंक्शन जो है ना, ये हमने मेन के बाहर लिखा है। मेन तो हमने लिखा ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं किया। C++ कंपाइलर में ना हम जो इंट मेन फंक्शन लिखते हैं, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। जो भी हम इस फंक्शन में लिखते हैं ना वही एग्जीक्यूट है, यानी कि वही रन होता है, वही कंपाइल होता है। उसके अलावा जो भी बाहर होता है ना वो कंपाइल नहीं होता। पहले सब अगर जो भी है ना C++ में वो इंट मेन ही है, जो इंट मेन है में लिखा है ना वही एग्जीक्यूट होगा, बाहर कुछ भी नहीं होगा। चलो मैं ये भी लिख के देता हूँ ना, ये तो आपने देख लिया ना एरर आया, क्योंकि मैंने लूप में नहीं लिखा, यानी कि मेन में नहीं लिखा। अब मैं इसी को इंट मेन में लिख के दिखाता हूँ आपको। इस सबको मैं कर दूंगा कट कंट्रोल X के ज़रिए। जैसे कंट्रोल X करूँगा यहाँ इसकी ब्रैकेट होती है, इस तरह ये इसका अपना स्ट्रक्चर है मेन का। और इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V के ज़रिए। जैसे मैं पेस्ट करके अब रन करता हूँ ना, अब देखें जैसे मैंने रन किया ना इसने कोई एरर नहीं देना, गारंटी शुदा बात है, इसने कोई अब एरर नहीं देना, आपका टाइम नहीं लेगा। यहाँ पे देखें इसने मुझे 5 बार प्रिंट करके दे दिया है। क्यों 5 बार प्रिंट करके दिया है? क्योंकि मैंने इसे बताया कि भाई मुझे 5 दफ़ा प्रिंट करके देना है, इसी वजह से इसने मुझे 5 दफ़ा प्रिंट करके दे दिया है। अगर मैं कहता हूँ मैंने ये फंक्शन पहले लिख दिया और थोड़ी वीडियो स्किप हो गई थी कि ये वाला फंक्शन, ये वाले ना मैंने एक इंटीजर बनाया जिसे किया 1000 के बराबर। यहाँ पे आगे यहाँ ये वाला वेरिएबल लिख दें, आपकी मर्जी है, या यहाँ 1000 लिख दें, इसे मिटा दें। मैं कहता हूँ हार्ड कोड नहीं करनी चाहिए, करना बेहतर है, लेकिन कंडीशंस में तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अब जैसे मर्जी आपका जैसे दिल करे ना वैसे कर। मैंने इसे ऐसे किया ताकि मैं यहाँ से चेंज करूँ तो पूरी की पूरी लूप चेंज हो जाए, मुझे बार बार जाके अलग अलग लूप में, अगर मुझे यहाँ एक लूप है ना, मैंने एक और लूप लगा दी इसी के साथ, कंट्रोल C करके ना मैं यहाँ पे एक और लूप ले रहा हूँ, कंट्रोल V। अब मुझे यहाँ भी 1000 बार करना है, तो मैं यहाँ बजाय 1000 लिखने के मैं यहीं पे A वाला फंक्शन डाल दूँगा, ए इधर लिख दूँगा और जितना लगाना होगा मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा, ये यहाँ भी चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने ना ये वाला तरीका लिया है। अब मैं इसे ना ए कर देता हूँ, यहाँ पे ए लिख देता हूँ और यहाँ पे एंड लाइन एक डाल देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, एंड लाइन। और यहाँ एंटर या फर्स्ट नेम की जगह पे ना मैं हेलो वर्ड प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसे जाके ना इधर कंपाइल करूँगा, कंपाइल एंड रन करूँगा, कंपाइल नहीं करूँगा, कंपाइल एंड रन करूँगा। जैसे मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा वैसे ही कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। और देखें ये इसने मुझे 1000 बार प्रिंट करके देना है, मैं इसे नहीं छेड़ूंगा, ये पूरा मुझे 1000 बार प्रिंट करके देगा। तो मैंने इसे मेरे रोक लिया, नहीं तो ये इसने पूरा ये देखें इसने पूरा 1000 बार मुझे प्रिंट करके दिया। ये मुझे 1000 बार प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये लूप भी समझ आ गई। इसके बाद होती है वाइल लूप। वाइल लूप में से मैं सिर्फ हमें कंडीशन देनी होती है, सिर्फ कंडीशन देनी होती है, इनिशियलाइज इसके बाहर करनी होती है और इंक्रीमेंट इसके अंदर करनी होती है। वैसे मैं को इधर इंटीजर बना देता हूँ, इंट आई। हाँ ऐसे ही हमने यहाँ पे इधर इनिशियलाइज करके 10 कर दिया। जैसे हम 10 करेंगे आई इज़ लेस देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मैंने कहा है कि हमने ऐसा नहीं करना, हम यहाँ पे 10 की जगह 0 कर लेंगे और इधर 10 कर देते हैं। इसका मुराद ये है कि आई इज़ लेस दैन 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई, इसने नीचे आ जाना है और इसको हम इसी हेलो वर्ड को प्रिंट करेंगे। कंट्रोल C किया, यहाँ पे आए कंट्रोल V कर दिया। जैसे हमने कंट्रोल V किया, अब यहाँ पे ना मुझे एक ही बार रन करके देगा। क्यों करके देगा? क्योंकि हमने कोई इंक्रीमेंटेशन, मैंने पहले बताया ये
इंक्रीमेंटेशन हमने यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे तो था हमने अंदर कर दिया, चलो काम ख़त्म भाई, अंदर एक ही जैसा इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन लगा के इंक्रीमेंट कर या डिक्रीमेंट कर दिया, चलो भाई काम हमारा हो गया। मगर वाइल में ऐसा नहीं होता। वाइल में हमने क्या करना है कि इसके नीचे इंक्रीमेंट, इसके अंदर इंक्रीमेंटेशन करनी होती है। अगर मैं इसे यहाँ पे पहले कर दूँ ना, उठा के यहाँ पे पहले कर रख दूँ, यहाँ पे ये क्या करेगा कि पहले एक ज़ीरो आएगा, ज़ीरो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये वाइल वो फॉर लूप कैसे काम करती है, मैं वो बाद में समझाता हूँ ना। पहले यहाँ पे आया, इसने देखा कि यहाँ ज़ीरो है, कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि लेस देन ज़ीरो है। नीचे आएगा, इसने कहा कि आई प्लस प्लस कर दो, यानी कि आई पहले था ना 1, पहले था 0, फिर हो गया 1, सॉरी पहले था 0, इधर आके हो गया 1, इधर आके हो गया 1 हुआ, पहले था 0, फिर हो गया 1। जैसे 1 हुआ, इसने यहाँ पे आ गए इसको एक बार ना प्रिंट कर दिया, प्रिंट करके एंड लाइन कर दिया, ठीक है। फिर ये ऊपर चला गया, जैसे ही ऊपर गया फिर ये कंडीशन चेक करेगा, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 इज लेस देन 10, इसने कहा ठीक है। नीचे आया, आई प्लस प्लस कर दो, फिर 1 की जगह ये 2 हो जाएगा, ऐसा ही चलता जाएगा अप टू 100। ये 9 तक जाके ना रुक जाएगा। जैसे 9 तक रुका, इसने पता है प्रिंट कितना किया है, अभी तक इसने 8 प्रिंट किया है। कितना, मैं बताता हूँ कैसे 8 प्रिंट किया। इसने 8 प्रिंट किया, 8 बार ना, इसने 8 बार इसको इस सब को प्रिंट किया। क्यों किया मैं बताता हूँ। अच्छा ओ सॉरी 8 बार नहीं, हाँ 9 बार सब बार ना, पहले 0 बार नहीं किया, 1 दफ़ा किया, 4 2 3 4 2, 1 बार किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, लेकिन इसने 8 दफ़ा प्रिंट किया इसे। अब मैं बताता हूँ इसने 8 दफ़ा किया तो किया क्यों है भाई, हमने तो इसे 10 दफ़ा कहा है, इसने 8 दफ़ा क्यों किया, वजह बतानी है ना। मैं अब बताता हूँ कैसे। इसने पहली बार आया 0 यहाँ पे गया, इसने 0 की बार इसे प्रिंट करना, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ना जब भी काउंटिंग शुरू होती है ना वो होल नंबर से स्टार्ट होती है, होल 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। इसी तरह ना प्रोग्रामिंग में इस तरह यूज़ होती है लैंग्वेज, यानी कि 0 से शुरू होती है और अब तो 100 तक जाती है। तो हमने भी यहाँ इसे कहा 0 से शुरू हो जाओ भाई। ये 0 वाला इसने प्रिंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसे इसने 0 वाली कंडीशन ट्रू की, नीचे आके ये इंक्रीमेंट हो गया और 0 से 1 हो गया। इसने 1 वाली प्रिंट की है, 0 वाली नहीं प्रिंट की। इसलिए हम इसे कहते हैं कि भाई तू खुद नीचे आ, इधर आके तो प्रिंट करेगा। फिर ये 8 बार नहीं होगा, फिर ये होगा 9 बार, 9 बार भी ना होगा, 10 बार होगा। इधर 9, पहले 9 बार होगा, पहले 8 बार, फिर इधर 10 बार होगा प्रिंट। कैसे होगा, पहले 0 आएगा, 0 प्रिंट होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, पहले 0 होगा प्रिंट, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लीजिएगा, पूरे ये 10 बार प्रिंट करेगा। और यहाँ पे मेरे ख्याल में 9 बार प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, हाँ सॉरी ये 9 बार प्रिंट करेगा यहाँ पे। पहले इधर 9 बार प्रिंट करेगा, फिर हमने कहा हमने तो 10 बार प्रिंट करवाया था। वाइल की लूप में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर आपने इसे अच्छी तरह से देखा है, और कोई भी स्टेप स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती है फिर तो खैर है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो कोई भी स्टेप मिस करने की ज़रूरत नहीं है, और ना कीजिएगा, वरना आपका अपना नुकसान है, मेरा तो कोई नहीं है। मेरा काम है आपको सिखाना, आप ना सीखे तो ये तो आपका अपना नुकसान है, आप अपने बारे में फ़ायदा नहीं सोच रहे, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। अब वाइल के बाद हम आ जाते हैं अपने इसकी तरफ। ये हमारा 1000 था, ठीक है।
मैं आपको ना फॉर लूप की तरफ ले जाता हूँ। फॉर लूप आखिर काम कैसे करती है, अब ये बात सीखते हैं। ठीक है, ये फॉर लूप बहुत बढ़िया है, ये आपको समझ तो नहीं आएगी। सबसे पहले ना हम इसे ना 5 कर लेते हैं। कितना? 5। ये आपको बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ आएगी। गौर से सुनिएगा, ये बहुत बेसिक और बहुत कम लोग आपको ना ये वाली लूप्स वगैरह ना इम्प्लीमेंटेशन या इसकी एग्जैक्ट काम करने का तरीका बताते हैं। बहुत कम लोग हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप फॉर लूप आखिर काम कैसे करते हैं, ये तो पता लगे ना भाई। फॉर लूप हमने लगा दी, काम क्या कर रही है हमें पता नहीं, बस हमने जैसे देखा भाई वैसे कॉपी पेस्ट किया और लगा दिया, चल मेरे भाई काम हो गया। आपको पता होना चाहिए भाई फॉर लूप कैसे काम करती है। अगर किसी जगह पे लिखी हुई हो, आपको जो कोई कहे भाई ये फॉर लूप क्या काम कर रही है, आपको पता ही ना हो क्या काम कर रही है, आप कहो भाई मुझे पता ही नहीं है, वो कहेगा इतने बड़े डेवलपर होने के बाद फिर भी आपको ये पता नहीं है फॉर लूप क्या काम करती है, ये तो बहुत शर्म की बात है ना। इसलिए मुझे भी पहले फॉर लूप का पता नहीं था। मैंने भी कहाँ से सर से कहा, सर ये आपने मुझे फॉर लूप तो बता दी है कि ऐसे इसे इस्तेमाल करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि काम कैसे करती है। तो मैं बहुत अपने वक़्त में बहुत मुश्किल से गुजरा हूँ इस दौर से। बहुत बंदों ने मुझसे पूछा लेकिन मुझे पता ही नहीं था। बहुत शर्म आती है वैसे, तो मैं चाहता हूँ आपको ना आए, आप उस हालात से ना गुजरें। तो इसी वजह से अब मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले वो देखा गया इनिशियलाइजेशन देखेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने की थी इनिशियलाइजेशन। फॉर लूप में एक इंटीजर दिया था, उसे हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है, याद होगा आपको, कंडीशन के तौर पे। जी हमने इनिशियलाइज किया किसको? आई को हमने किया 0 के बराबर। जैसे हमने 0 के बराबर किया, ठीक है, 0 आई ने किया कि कंडीशन चेक की कि वाकई क्या 0 वाकई में लेस देन 5 है। चेक करेगा ना कि क्या ये जो 0 हमने पुट किया है ये वाकई में 5 के लेस देन है। भाई कंडीशन, उसने कहा भाई कंडीशन ट्रू है, जाने दो इसे। ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा, इसे रन कर देगा। एक बार रन करेगा, करके फिर ये एंड लाइन देखेगा। एंड लाइन का मतलब है ये ऐसे नेक्स्ट लाइन में अब आ जाएगा, अगली लाइन इसकी नेक्स्ट लाइन में होगी। ठीक है, फिर ये ऊपर आएगा। जैसे ही ऊपर आएगा, इसने अब इसे नहीं छेड़ना, इसे कहना यार ये काम तेरा हो गया क्योंकि तूने इंक्रीमेंटेशन बता दी है। ये ऊपर आएगा। फॉर लूप का बड़ा अच्छा मज़ा है कि ये ना जब भी इंक्रीमेंटेशन इसे दो ना, ये हमेशा एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंटेशन को देखता है। ये पहले यहाँ तक आएगा, यहाँ पहले ये इनिशियलाइजेशन देखेगा, फिर कंडीशन देखेगा और फिर डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। इसे नहीं देखेगा, इसे इसके रन होने के बाद ना फिर इसे देखेगा। ये फॉर लूप की खासियत है। और जब 0 हो गया 5 के लेस देन, वो नीचे आया, उसने एग्जीक्यूट किया, फिर ऊपर आया। फिर ऊपर आके उसने पहले कंडीशन देखी। क्या कंडीशन है? i++, यानी कि पहले i था, i = 0 था। ऐसी बात है, i जैसे 0 था, उसने क्या किया कि 0 में प्लस कर दिया, +1। ये मैंने आपको पहले बताया। +1 कैसे किया? उसने ये वाला प्लस और ये 1 किया। क्या कर दिया? इसको =1 कर दिया। टोटल क्या हुआ? यानी कि i यानी और लगा के i =1 कर दिया। ठीक है, i का मतलब क्या होगा? i =1 हो गया। जैसे i =1 हुआ, इसने पहले यहाँ पे ना 0 के बाद पहले इंक्रीमेंटेशन करता है, फिर क्या करता है उसकी कंडीशन चेक करता है। पहले इंक्रीमेंटेशन पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ के आने बाद यहाँ नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे आता है। यहाँ से पहले ये चेक करेगा, इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। पहले क्या थी कंडीशन? 0। अब i किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो यहाँ पे ये चेक करेगा i वाकई में क्या i1 < 5 है। ने कहा भाई है, ट्रू हो गया, ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, ये नीचे चला आएगा। इसने फिर 1 बार जाके फिर
1 बार इसने प्रिंट कर दिया भाई, 1 बार भी ठीक आ गया कंडीशन। इसे कहा चलो ठीक है जाने दो इसे, ये ऊपर आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंटेशन होगी, इंक्रीमेंटेशन के बाद ये अब 0 नहीं रहेगा। सॉरी यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया ना, ये 1 हो जाएगा। अब था ना 1 था ना, इधर है 1 था ना, इधर है ऊपर आएगा। इसने 1 + 1 किया, इधर आ गया 2। जैसे इधर 2 हुआ, आई के पास आ गई वैल्यू 2 की, आई के बाद 2 हो गई ना। जैसे आई के पास 2 हुई, इसने जहाँ पे आके कंडीशन चेक करनी है भाई, यहाँ पे आके इसने ऐसी कंडीशन चेक करनी है कि भाई क्या 2 वाकई <5 है। इसने कहा भाई है 2, जाने दो इसे। फारूक ने कहना चलो ठीक है तुम जाओ। इसने नीचे आ जाना है, नीचे आके फिर एक दूसरी बार भी एग्जीक्यूट हो जाना है, दूसरे नंबर पे भी एग्जीक्यूट। ये 2 बार प्रिंट नहीं होगा, ये दूसरा नंबर है, यानी कि दूसरी बार प्रिंट हो रहा है। यानी कि इसका एक तो सीक्वेंस होती है ना, सीक्वेंस से चल रहा है 1 2 3 4 5। 1 2 2 का मतलब ये नहीं कि मैं 2 बार 2 कह रहा हूँ, या 2 बार 1 कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 2। कहने होता तो मतलब वही है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये सीक्वेंस से चल रहा है। ये 2 बार होगा, दूसरी बार दूसरे नंबर पे जाके ये प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, फिर ये ऊपर गया, फिर उसने कहा कि भाई इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट कर दिया भाई। इसने 2 इधर लिख दिया, जैसे 2 इधर लिखा, इधर आ गया 3 जैसे हुआ, इधर भी आई के पास आ गई वैल्यू 3। ठीक है, जैसे 3 हुआ है, इसने यहाँ पे चेक किया भाई 3 <, इधर आके इसने चेक किया भाई <5 है। उसने कहा है ट्रू है, जाने दो। फिर इसने तीसरे नंबर पे आके जाके प्रिंट कर दिया। जैसे ही उसने फिर देखा ना, इधर आया 3, उसने फिर इंक्रीमेंटेशन की। इंक्रीमेंटेशन के बाद उसने कहा दी इधर वैल्यू 3, क्योंकि आई के पास क्या थी, 3 वैल्यू थी ये वाली। फिर आई के बाद वैल्यू आ गई 4, 3 + 4 आ गई, इधर आके उसने लिख दिया 4। जैसे 4 हुआ, इसने चेक किया भाई 4 5 से छोटा है, उसने कहा है। फिर इसने फारूक को कहा भाई इसे जाने दीजिए, छोटा है। कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, इसने लिख दिया इधर 4 बार प्रिंट हुआ। जैसे ही 4 बार प्रिंट हुआ, इधर आके इसने लिख दिया 4 + 5, 4 + 1 = 5। जैसे 5 हुआ, आई के पास वैल्यू आ गई 5। फिर इसने कंडीशन चेक की। मतलब की बात है, जब इसने कंडीशन चेक की ना, इसने कहा यहाँ पे आके भाई इसने होगा, ये हो गया फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुई कंडीशन, इसने कहा भाई इसे जाने नहीं दो, बस ख़त्म, काम ख़त्म हो गया, यहीं पे आकर रोक दो, ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ गया, हम रिटर्न इधर, सॉरी रिटर्न हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दे, बस प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम ख़त्म। ये होती है असल में फॉर लूप। ये अब मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी लूप्स के बारे में। इसके बाद डू वाइल लूप है, वो भी इस तरह ही होती है। मैं उसका आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये वाइल था ना, डू वाइल लूप, डू इधर आता है, इसकी यहाँ पे कंडीशंस नहीं होती, इसकी डायरेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। यही थी नहीं हमारी, इसी यहाँ से पकड़ा, कंट्रोल C किया, यहाँ पे आके कंट्रोल V किया। जैसे V किया ना, इसके बाद हमारी होती है वाइल। वाइल है, वाइल के बाद वाइल की में हमने क्या किया, कंडीशन देनी पड़ती है। ये वाली यही कंडीशन दे देते हैं। कंट्रोल C किया, यहाँ पे आके कंट्रोल V किया, और आगे इसके ये वाला निशान लाजमी डालना। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। सब ऊपर जाके ना मैं उसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट आउट किया, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। और अब नीचे आ जाते, पहले इस आई को ना हमने नीचे कंडीशन में यूज़ किया हुआ है। ये वाली कंडीशन है, इसमें आई आ रहा है, तो ये वाला आई हमने रहने देते हैं ताकि ये हम नीचे कंडीशन में यूज़ कर सकें, ठीक है। और रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न 0 लाजमी लिख दीजिए। ये सेमीकोलन लाजमी डाली करिएगा, सॉरी सेमीकोलन लाजमी डालिएगा, क्योंकि इसी वजह से ना वो होती है, ये बहुत सेंसिटिव ज़ुबान है, जिसकी वजह से ये मैं इसे यहाँ ना डालूँ या यहाँ ना डालूँ, बिल्कुल एरर दे देगी, छोड़ेगी बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको अब फ़र्क बताता हूँ वाइल में और डू वाइल में। मैंने शायद आपको पहले भी बताया हूँ
वाइल में ना कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी ना ये चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन इसमें सबर, इसमें हम ये वाला तो डालने ही भूल गए हैं। और इसमें जब कंडीशन फॉल्स भी होगी ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ -10, ये फिर भी एक बार लाजमी चलेगा, ये फिर भी एक बार ज़रूर चलेगा और एक बार चल के ये यहाँ पे चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी ये बंद हो जाएगा, ये कहेगा भाई आपने कंडीशन फॉल्स किया, हम आगे चल ही नहीं सकते। इसी वजह से ना इन दोनों में ना सिर्फ यही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं है। इसमें और इसमें एक बार लाजमी ज़रूर चलती है, यानी तो ये भी काम वही करता है, ये भी काम वही करती है। ये मैं आपको एक बार चला कर दिखा देता हूँ, ये देखें ना एक बार। कंपाइलिंग टाइम थोड़ा सा ना कम है, टाइम ले रहा है। ये देखें, ये इसने एक बार लाजमी प्रिंट करके दिया मुझे, मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। अब इसकी मैं यहाँ से कंडीशन हटा दूंगा, फिर ये वही चलेगा जो मैं पहले चला रहा हूँ बकाया में। बस ये था आपके हमारे ज़्यादातर सिंपल से लूप। और अगले पार्ट में ना, ये हमारा था पार्ट 1, और इसके अगले पार्ट में हम ना एज कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, जिसमें आपको यही कंडीशंस और ये लूप्स वगैरह और ये हर चीज़ ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। आपको मैंने बता दी हैं, आपको लाजमी पता होना चाहिए, याद रख के आना, क्योंकि हम उसी में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके अपना एज एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट, नाम होगा एज कैलकुलेटर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड प्रैक्टिस करिए इसकी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। प्रैक्टिस से ही तो हर चीज़, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, आपने कहावत भी सुनी होगी, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। सो जब तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आएगी, जब तक प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो ये आपको भूल जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको आ जाएगी, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप कुछ ही दिनों में ना एक अच्छे डेवलपर बन जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो